हर्ष भाई आपसे एक जब बात हो रही थी तो जिक्र आपसे सुना, मैंने एक शब्द सुना व्यय का ना। और आपने ये जिक्र किया था कि हमारा जो समाज रहा है, जो भारतीय समाज की हम बात करते हैं, वो व्यय प्रधान रहा है। उसने खर्च किया है, मतलब उसने आय की उसने चिंता नहीं की, फिक्र नहीं की है। उसने खर्च करने पे ज़्यादा जोर दिया है। तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है? अगर ऐसे सोचने में आए तो मेरे जैसा व्यक्ति अगर सोचे कि व्यय करने से समाज कैसे चल सकता है। हाँ, अमित भाई ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। और इस पर मैंने थोड़ा-सा विचार भी किया है, लेकिन अभी विचार करना और बाकी है। ये जो प्रोपोज़िशन था, ये एक दिन नवज्योति सर और हम बात कर रहे थे, और हम लोग बात कर रहे थे रविंद्र शर्मा जी के बारे में, कि रविंद्र शर्मा जो कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। तो बात करते-करते नवज्योति सर को अचानक से लगा कि रविंद्र शर्मा जो हैं, वो व्यय प्रधान समाज की बात कर रहे हैं। और अचानक से एक तरह का बल्ब सा चमका हमारे दिमाग में कि हाँ, कि उनकी सारी बात जो है वो व्यय प्रधानता को रखने की बात है। बाद में मैंने जब जाके ये बात गुरुजी रविंद्र शर्मा से कही, तो इनको ये फ़ॉर्मूलेशन बहुत पसंद आया। और ये ऐसा उसके बाद वो जब बात करने लगे तो उनकी बातों में उन्होंने ये फ़ॉर्मूलेशन को अडॉप्ट कर लिया। तो वो खुद फिर व्यय प्रधानता की बात करने लगे। इसमें अमित भाई एक कहानी मैं आपके साथ बाँटना चाहता हूँ, जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट कहानी है। वैसे है ना, आम समाज में इसकी बहुत इम्पोर्टेंस ना हो, लेकिन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट कहानी है। आपको शायद पता नहीं, मालूम है या नहीं, एक नागराज शर्मा हुए, जिनको बाबा जी कहते हैं काफ़ी लोग आदर से, अमरकंटक में, जिन्होंने जीवन विद्या मध्यस्थ दर्शन नाम से एक नया दर्शन स्थापित किया। और आजकल इसकी काफ़ी चर्चा है। पिछले 20-25 साल में जीवन विद्या की देश भर में काफ़ी चर्चा रही है, ख़ास तौर पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। खुद एक ज़माने में सिद्ध में जीवन विद्या के काफ़ी कार्यक्रम हुए। खुद नागराज जी सिद्ध कई बार आए, है ना। पवन जी से काफ़ी उनका स्नेह था। पवन जी खुद अपनी बातों में नागराज जी को गुरुतुल्य मानते हैं, ऐसा कहते हैं। तो नागराज जी एक इस सदी के एक इम्पोर्टेंट व्यक्तियों में से एक रहे हैं। इम्पोर्टेंट व्यक्ति इस सेंस में कि समाधि का क्लेम उन्होंने किया है कि मुझे समाधि हुई थी, और उस समाधि से नया दर्शन निकला, मध्यस्थ दर्शन, है ना। ऐसे क्लेम देखा जाए तो 100 साल में 5-10 क्लेम ही होते हैं। उनमें से एक क्लेम नागराज जी का रहा है। तो खैर वो इम्पोर्टेंट व्यक्ति रहे हैं हम जैसे लोगों के लिए, हमारे मित्रों के लिए। मेरा नागराज जी से मिलना एक ही बार हुआ जीवन में, अकेले। वैसे तो मैं कई बार मिला हूँ सभाओं में उनसे, लेकिन अकेले मिलना एक ही बार हुआ, जहाँ बस वो थे और मैं था, है ना। तो ये उस घटना की कहानी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये आपने सवाल पूछा, ये व्यय प्रधानता का मतलब क्या है। अच्छा, मैं इसमें ये भी कह दूँ अमित भाई कि क्योंकि उस कमरे में केवल नागराज जी और मैं ही थे, तो इसका गवाह और कोई है नहीं। नागराज जी तो गुज़र गए अब, हम्म। है ना। तो जो कहानी मैं सुनाऊँगा उसी को ही आप मान लेना कि यही सही होगा, क्योंकि कोई तीसरा गवाह तो वहाँ है नहीं पुष्ट करने के लिए कि हम्म। ऐसा हुआ, नहीं हुआ। लेकिन मेरा विश्वास करना कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो वैसे ही, वो घटना वैसी ही हुई। मैं बिल्कुल फैक्चुअल बातें कर रहा हूँ यहाँ पे। तो हुआ ये अमित भाई कि मुझे नागराज जी ने एक दिन इतने सुबह कमरे में बुलाया। ये बात है अछोटी आश्रम की, जो रायपुर के पास है। इससे एक दिन पहले नागराज जी और रविंद्र शर्मा की एक बैठक हुई थी, जिसमें नागराज जी थे, रविंद्र शर्मा थे, मैं था और मेरा एक मित्र अंकित, हम 4 लोग थे। ये पिछले पिछले दिन शाम की बात है। अगले दिन सुबह नागराज जी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। बस मैं था और वो थे। इसमें नागराज जी ने मुझसे पूछा कि बेटा तुम क्या कर रहे हो? है ना? मैंने ऐसा सुना है कि तुम ग्राम शिल्प पे काम कर रहे हो। हम्म। तो जब उन्होंने कहा तो मैंने समझा कि ग्राम शिल्प से उनका आशय कारीगरी है। उनको ऐसा लगता है कि मैं कारीगरी पे काम कर रहा हूँ। तो इसके जवाब में मैंने कहा कि नहीं बाबा जी, मैं ग्राम शिल्प पे काम नहीं कर रहा हूँ, मैं कारीगरी पे काम नहीं कर रहा हूँ।
मैं तो पारंपरिक ग्राम व्यवस्था को समझने की चेष्टा कर रहा हूँ। हम्म, ग्राम व्यवस्था को समझने की चेष्टा कर रहा हूँ। तो जब मैंने ऐसा कहा तो नागराज जी ने पूछा, अच्छा बताओ क्या समझे? हम्म, जब उन्होंने कहा कि क्या समझे बताओ, तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि जो भी मैं समझा हूँ, उसको मुझे एक वाक्य में बोल देना है। इतना ही टाइम है मेरे पास। उसको एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है मेरे पास। हम्म, क्यों? क्योंकि नागराज जी बहुत स्मार्ट आदमी है ना? मतलब उनको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। एक सेंटेंस में वो पकड़ लेंगे कि मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ। हम्म, इसका बैकग्राउंड ये भी है कि हमारे टीचर नवज्योति जी हमको ये कहा करते थे बार-बार, ये एक तरह से हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा था कि अगर हमको कुछ बात कहनी है, हम्म, तो हमको उस बात को लंबा कहना भी आना चाहिए हम्म, और हमको उस बात को संक्षिप्त में कहना भी आना चाहिए। हम्म, तो अगर मुझे कोई पूछे तुम क्या कर रहे हो या तुम्हारा अध्ययन क्या है? तो इस सवाल के जवाब में मेरे पास 1 घंटे का जवाब भी होना चाहिए या इस सवाल के जवाब में मेरे पास 1 लाइन का जवाब भी होना चाहिए। कि एक तरह से हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा था। तो जब नागराज जी ने पूछा कि अच्छा बताओ तुम क्या समझे अब तक? हम्म, तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि मुझे इसका जवाब 1 सेंटेंस में देना है। तो मैंने ये जवाब दिया कि मेरे विचार में जो भारतीय ग्राम व्यवस्था है, वो व्यय प्रधान व्यवस्था है, आय प्रधान व्यवस्था नहीं है। इतना कह के मैंने अपना जवाब पूरा किया। हम्म, तो नागराज जी ने कहा कि बेटा, व्यय मूलक व्यवस्था में बिना आय के व्यय कैसे होगी? मतलब पहले तो आय होगी उसके बाद तो व्यय होगी। ये सवाल उन्होंने मुझसे पूछा हम्म, कि बिना आय के व्यय कैसे संभव है? हम्म, ये सवाल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि ये सवाल मुझसे पहले भी 2-3 लोग पूछ चुके थे। जब मैंने अपना प्रेजेंटेशन दिया था ट्रिपल आईटी में मित्रों के सामने, टीचर्स के सामने, तो ये सवाल आया था कि भाई बिना आय के व्यय कैसे संभव है? हम्म, तो ये सवाल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं था मेरे पास। खैर, जो इंटरेस्टिंग बात ये है वो ये है, नागराज जी ने पूछा कि बेटा बिना आय के व्यय कैसे संभव है? फिर पॉज था, ना मैं कुछ बोला ना वो कुछ बोले। फिर वो खुद ही बोले एज एन आफ्टर थॉट कि वैसे व्यय मूलक व्यवस्था में मानव संग्रह नहीं करेगा। तो अच्छी बात है ये, है ना? ये अच्छा तुमने पकड़ा है, इस पे आगे काम करो। इतना कह के हमारी मीटिंग वहाँ समाप्त हो गई। जो कहानी इंटरेस्टिंग है वो इस सेंस में है कि मेरे विचार में ये पहला इंस्टेंस था मेरे अपने एक्सपीरियंस में, जहाँ नागराज जी ने कुछ सवाल पूछा, फिर एज एन आफ्टर थॉट उसी का जवाब भी दिया। और वो जवाब ये था कि व्यय मूलक व्यवस्था में या व्यय प्रधान व्यवस्था में मानव संग्रह नहीं करेगा। अभी अमित भाई हम देखें तो मॉडर्न टाइम्स का एक बड़ा क्राइसिस ये है कि हम संग्रह में लग गए हैं और इस संग्रह से बहुत दिक्कत हो गई है समाज में। एक तो अमीरी गरीबी का फासला हुआ है क्योंकि कुछ लोग संग्रह करते जा रहे हैं। ऐसे ही संग्रह करने की प्रवृत्ति से पर्यावरण का विनाश हुआ है ना? ऐसे ही संग्रह करने की प्रवृत्ति से उन इंडिविजुअल्स का भी काफ़ी नुकसान हुआ है ना, जो वस्तु के कंजम्पशन में सुख ढूंढते हैं। तो वस्तु संग्रह का जो पागलपन है, ये मॉडर्न टाइम्स की बड़ी समस्या है, फंडामेंटल समस्या है ना? इसको जीवन विद्या में नागराज जी ने कहा है कि ये भोगोन्मादी व्यवस्था है। भोग का जो उन्माद है ना? उन्माद मतलब पागलपन, भोग करने का जो पागलपन है, ये व्यवस्था है, मॉडर्न व्यवस्था। तो संग्रह करने की जो प्रवृत्ति है, संग्रह करते रहने की जो प्रवृत्ति है, ये फंडामेंटल प्रॉब्लम है। और खुद नागराज जी ने मुझे ये अपनी बात से कहा कि व्यय प्रधान व्यवस्था में संग्रह करने की प्रवृत्ति नहीं रहेगी, क्योंकि व्यवस्था तो व्यय करने की होगी, आय करने की नहीं होगी। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। लेकिन उनका जो सवाल था कि बिना आय के व्यय कैसे संभव है, ये तो फिर भी रह गया, है ना? और ये बहुत ज़रूरी सवाल है। जो मैं समझा हूँ थोड़ा बहुत, वो ये समझा हूँ कि ये फॉर्मुलेशन गलत है कि पहले आय है और फिर व्यय है। एक्चुअली में मानव की जो आय है
वो तो प्रकृति के व्यय से आती है। जैसे पेड़ है, पेड़ का व्यय है फल फूल पत्ती, वो फल फूल पत्ती हमारी आय बनती है ना। या धरती का जो व्यय है, धरती जो व्यय करती है मिनरल्स जो सतह पे आ जाते हैं, नमक है या जो और सतह पे आ जाता है, वो हमारी आय बनती है। तो मानव की जो आय है वो प्रकृति के व्यय से आ रही है। तो एक्चुअली में अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि व्यय इज द कॉज ऑफ आय एंड नॉट द अदर वे अराउंड। फिर अगर गुरुजी रविंद्र शर्मा की बातें हम सुने, उनको समझें, तो उनका सारा डिस्क्रिप्शन जो है गांव का, वो ये है कि गांव में अगर हर कोई अपना व्यय ठीक से कर रहा है ना, अपने कर्तव्य के हिसाब से अपना व्यय कर रहा है हर कोई, उसके व्यय से सबकी आय सुनिश्चित हो जाएगी, है ना। मैं अपनी बात दोहराता हूँ, अगर हर कोई अपनी जिम्मेदारी पूर्वक व्यय करेगा तो हर एक की आय भी सुनिश्चित हो जाएगी। तो गुरुजी की कल्पना में जो गांव है उसमें व्यय इज द कॉज ऑफ आय। पुरोहित का जो काम है गांव में, वो ये सुनिश्चित करना है कि हर कोई अपने सही हिसाब से, अपने कर्तव्य के हिसाब से व्यय करे, किसको क्या देना है, कब देना है, कैसे देना है, कितना देना है। अगर ऐसा सुनिश्चित हो जाएगा तो सबकी आय भी सुनिश्चित हो जाएगी। तो पुरोहिती या पुरोहित की जो जिम्मेदारी है वो है कि हर कोई सही व्यय करे, किसी के व्यय में खोट ना हो, यही वो देखता है। इससे सबकी आय सुनिश्चित हो जाती है। तो हमारी जो ग्राम व्यवस्था रही है, पारंपरिक ग्राम व्यवस्था, वो व्यय प्रधान रही है। सबका ध्यान अपने व्यय पे ही है। व्यय का मतलब केवल खर्चा नहीं है, व्यय का मतलब एक्शन भी है, हम जो कर रहे हैं, है ना। जैसे नॉलेज तो हमारी आय है, नॉलेज हमारे अंदर आ रही है, उस नॉलेज से हमारा व्यय हो रहा है, हमारा एक्शन हो रहा है ना। तो हम जब व्यय करते हैं उसमें हमारा एक्शन भी इंक्लूडेड है। हमारा एक्शन बताता है हमको कि हमको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया। हमारी समझ का प्रमाण हमारे एक्शन में है। तो हमारी आय ठीक है या गलत है, ये दिखेगी कि हमारा व्यय ठीक था या गलत था। हमारे व्यय में अगर खोट होगा, वो खोट बताएगा कि हमारे आय में खोट था। तो खैर, इस बात को यही समझते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो आपने पूछा है। इस पर हमको बार बार बात करनी चाहिए, इस पर लिखना चाहिए, है ना। बड़े बुजुर्गों से इस सवाल को और बार बार पूछना चाहिए। ये एक बहुत फंडामेंटल शिफ्ट है परंपरा और आधुनिकता के बीच में। आधुनिकता आय प्रधान है, आधुनिकता का सारा ध्यान आय पर है, और परंपरा व्यय प्रधान है, परंपरा का सारा ध्यान व्यय पर है। व्यय इज द कॉज ऑफ आय, ऐसा मैं अभी इस बात को समझाऊं। बहुत ये सुंदर बातचीत रही हर्ष भाई, पर इसमें साथ साथ में क्या इसके साथ मैं इस बात को भी जोड़ सकता हूँ कि जो व्यय हमारी व्यवस्था पहले रही है, ग्राम में जो व्यय व्यवस्था रही है, उसके बिगड़ जाने से ही क्या ऐसा हो रहा है कि आज हमें ये नहीं समझ आ रहा कि किस समय में हमें क्या खरीदना है और कितना खरीदना है और कितना खर्च करना है हमें। बिल्कुल, अभी हमारी जो आय है वो अपने लिए सीमित हो गई, सिमट गई है कि मुझे अपने लिए ही आय करनी है। पुराने लोगों का जब आय होती थी वो ध्यान रखते थे कि मुझे किसके लिए क्या करना है। मतलब पुराने लोगों का सारा ध्यान व्यय पे था, है ना। और ये इस बात का एक्नॉलेजमेंट था, इस बात की कृतज्ञता थी कि मेरी जो आय हो रही है वो किसी और के व्यय के कारण हो रही है ना। तो उसके प्रति संबंध है मेरा। ये पुराने लोगों का हमेशा चिंता रहती थी। आज के ज़माने में ये हो गया है कि हमने ये मान लिया कि मेरी आय मेरी वजह से ही हो रही है, तो इसलिए उस आय पे मेरा ही अधिकार है, क्योंकि वो मेरे ही पुरुषार्थ से हुई है। वो ये सामाजिकता को तोड़ता है। ये भाव इंडिविजुअलिज्म की तरफ ले जाता है कि मेरी आय मेरी मेहनत से है। नहीं,
मेरी जो आय है वो दूसरों के व्यय से है। आज भी ऐसा ही होता है, बस हम उसे देख नहीं पाते हैं। हमारा नैरेटिव उल्टा हो गया है, जिसकी वजह से कृतज्ञता का भाव कम हो गया है, समाप्ति हो गया है ना, जिससे हमारी सामाजिकता टूटी है। अभी बिल्कुल हर्ष भाई, जैसे हम खेती करते हैं तो मैं तो ये सोचता था कि अन्न हम उगाते हैं, तो अगर इस बात को जोड़ा जाए तो उसमें हम तो बहुत मिनिमल सहायक हैं, बाकी तो काम सारा प्रकृति कितना बिल्कुल काम करती है। और खेती तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ना। खेती की जो आय है वो प्रकृति के व्यय से आ रही है। धरती का जो व्यय है वो हमको खेती की आय के रूप में मिलता है। उसमें ये बात बिल्कुल सही है कि उसमें हमारा भी परिश्रम लगता ही है ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन जो हमको मिल रहा है, अनाज मिल रहा है, दाल मिल रही है, धान जो भी मिल रहा है, वो प्रकृति का व्यय है। प्रकृति के व्यय से हमारी वो आय बन रही है। फिर वो जब अनाज हमारे घर में इकट्ठा होता है, उसका हम व्यय करते हैं समाज में, उस व्यय से बाकी समाज में काम धंधे चलते हैं। जो हमारी अर्थव्यवस्था है, पारंपरिक व्यवस्था, वो वैसी ही है। तो प्रकृति के व्यय से हमारी आय हुई किसान की, किसान के व्यय से बाकी लोगों की आय हुई, कारीगरों की, कारीगरों के व्यय से फिर बाकी समाज चला है। तो ध्यान देने का जो मुद्दा है वो व्यय का है ना। या ज्यादा ध्यान देना व्यय पे है, आय पे कम ध्यान देना है। हर्ष भाई, आपसे अभी आपने जिक्र किया, जो बातचीत हुई तो उसमें आपने पुरोहित का जिक्र किया, और उसमें मैं ये समझ पाया कि पुरोहित ये निर्धारित करता था, या ये उसका चिंतन रहता था कि ऐसा ऐसा अगर समाज में करेंगे तो समाज बहुत अच्छा चलेगा और फलेगा फूलेगा, आपस में ठीक ठाक रहेगा। तो इसी से मुझे एक कहानी भी याद आती है हर्ष भाई, रामायण की। जब श्री राम वनवास को जाते हैं तो कुछ समय बाद या भरत उनसे मिलने जाते हैं और कहते हैं, ये निवेदन करते हैं कि मैं तो राज्य कैसे चलाऊंगा, आप चलिए, मेरा निवेदन है, प्रार्थना है, आपके बिना तो राज्य में नहीं चला पाऊंगा। तो श्री राम उसके बाद बोलते हैं कि तुम मेरे खड़ाऊं ले जाओ और खड़ाऊं वहाँ पर रख देना, राज्य चलता रहेगा। तो वो बहुत आश्चर्य हुए भरत, तो बोले कि खड़ाऊं राज्य कैसे चलाएंगे। बोलते कि कुछ भी करो, खड़ाऊं रखो या तुम बैठो उस सिंहासन पे, या कोई भी बैठे, पर एक बात का ध्यान जरूर रखना कि राज्य के पुरोहित को जिंदा रखना, वही राज्य को चला लेगा। ये एक बात थी हर्ष भाई, जिससे मैं ये इस कहानी को, इस संवाद को मैं आपकी बात से जोड़ पाया। ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। मुझे ये लास्ट वाली बात मालूम नहीं थी। ये तो मालूम था कि रामायण में भरत जाते हैं राम को बुलाने के लिए, और राम खुद नहीं आके अपने खड़ाऊ भेज देते हैं, और फिर भरत खड़ाऊ को सिंहासन पर रखकर राज्य चलाते हैं। ये बात तो पता थी, लेकिन ये जोड़ा आपने लास्ट में कि राम ने कहा कि भाई पुरोहित को जिंदा रखना, उससे राज्य चल जाएगा। ये तो बहुत बहुत बढ़िया बात है अमित भाई। इसको अगर हम जोड़ें धर्मपाल जी के काम से, या धर्मपाल जी नहीं, ये तो बहुत अंग्रेजों ने भी लिखा है ना, वाइजर ने लिखा है ये और कई अंग्रेजों ने लिखा है। ये बात कई जगह आती है कि भारत के गांव को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि राजा कौन है ना। राजा का हस्तक्षेप गांव की व्यवस्था में बहुत मिनिमल है। इतना ही है कि गांव से एक टैक्स जाता है, और मैं अंग्रेज का नाम भूल रहा हूँ, साफ साफ लिखता है कि राजा के बदलने से गांव की व्यवस्था नहीं बदलती है ना। उस बात को मैं इस कहानी से जोड़ रहा हूँ कि राम के होने से व्यवस्था में ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा, होने या ना होने से, जब तक पुरोहित का इंस्टीट्यूशन चल रहा है। और देखें तो ये बात बहुत सही बात है कि जो पुरोहित है, जो पुरोहित का जो इंस्टीट्यूशन है, वो सबसे अहम है हमारे गांव व्यवस्था के चलने में, है ना। और शायद ये कहना ठीक होगा कि पुरोहिती के कोलैप्स से हमारी ग्रामीण व्यवस्था टूटी है ना। जैसे कि मैं आपसे अभी ये कह रहा था कि हमारी व्यवस्था व्यय प्रधान व्यवस्था है। अब अमित भाई, व्यय प्रधान व्यवस्था के लिए जो सबसे क्रिटिकल चीज़ है
वो ऐसा मानस तैयार होना जिसमें लोगों को छोड़ने में दुख ना हो, दिक्कत ना हो। आज के ज़माने में जो मानस है वो मानस तो लेने का है ना, लेकर पकड़ के रखने का मानस है। पारंपरिक गांव में जो मानस है वो है छोड़ने का मानस, कि छोड़ते हुए दुख नहीं होना है। और ये मानस कल्टीवेट किया है पुरोहित ने, है ना। अब जब आपने ये बात कही तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद पुरोहित का जो सबसे क्रिटिकल रोल है समाज में वो है इस मानस का कल्टीवेशन, छोड़ने के मानस का कल्टीवेशन, है ना। उदाहरण के रूप में गुरुजी ये बात कई बार कहते थे कि हमारे जितने भी फेस्टिवल्स हैं, रीति रिवाज हैं, उसमें हम कोई बहुत सुंदर रचना करते हैं, है ना, सुंदर रंगोली बनाते हैं या सुंदर गणेश की मूर्ति बनाते हैं। उस मूर्ति को अपने घर में 10-12 दिन रखते हैं, उसकी पूजा होती है, एक सुंदर वातावरण बनता है। फिर 12वें दिन हम उस मूर्ति को विसर्जित कर देते हैं। एक सुंदर मूर्ति को विसर्जित करते समय दुख नहीं होना है। तो एक तरफ सुंदर रचना भी करनी है, दूसरी तरफ उससे अटैचमेंट भी नहीं होना है, छोड़ देना है, आसक्ति नहीं होनी है। ये मानस क्रिटिकल है व्यय प्रधान व्यवस्था के लिए, और इसमें पुरोहित का शायद सबसे बड़ा रोल है। पुरोहित अलग अलग रिचुअल्स के द्वारा लोगों में इस मानस की कल्चरिंग करता है या करता था, जहां छोड़ने में दुख ना हो। और अगर इंडिविजुअल लेवल पे देखें, आधुनिकता और परंपरा में एक बेसिक फर्क ये है कि आधुनिकता इंडिविजुअल में पकड़ने का मानस, लेने के मानस को कल्टीवेट करती है, और परंपरा अलग अलग तरीकों से इंडिविजुअल में छोड़ने के मानस को इंकलकेट करती है ना। यहाँ बात वैराग्य की नहीं है ना। वैराग्य तो है कि आप समाज, आप दुनिया से ही आपका मोह उठ गया है, आपका कोई मन नहीं लगता है। यहाँ तो बात एक तरफ है कि हम सुंदर रचना कर रहे हैं, दूसरी तरफ उस सुंदर रचना के प्रति आसक्ति भी नहीं होनी है। तो ये बात गुरुजी के शब्दों में कहें तो ये बात निर्लिप्तता की है। पुरोहित जो है वो निर्लिप्त होने का मानस लोगों में इंकलकेट करता है, और ये मानस क्रिटिकल है व्यय प्रधान व्यवस्था के चलने के लिए। इसके बिना व्यवस्था चलेगी नहीं, व्यय प्रधान व्यवस्था। तो ये तो बहुत अच्छी कहानी सुनाई आपने रामायण से, ये वाली बात मुझे पता नहीं थी। तो हर्ष भाई, क्या 1-2 उदाहरण आप दे सकते हैं जिससे जो गांव में रहने वाले लोग हैं इस बात से जोड़ पाएं कि पुरोहित ऐसा मानस तैयार करता है? कोई जैसे परंपराएं हमारी होती हैं उनमें पहले एक तो आपने ये बताया कि गणेश विसर्जन के समय बहुत सुंदर करते हैं निर्मित और उसको छोड़ देते हैं। रंगोली के समय बहुत सुंदर रंगोली बनाते हैं और शाम तक मुझे लगता है बच्चे उसको बिखेर भी देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, तो उसमें भी दिक्कत नहीं आती है। बिल्कुल, हमारे सारे कार्यक्रम ऐसे ही है ना। कोई भी तीज त्योहार हो उसका हम बहुत सुंदर बनाएंगे और बाद में उसको खुद ही खत्म भी कर देंगे, है ना। वो हमारे मानस को क्लियर है कि ये परमानेंसी का जो इल्यूजन है डेंजरस है। तो हमने कोई भी सुंदर चीज बनाई, आकृति बनाई, सुंदर है लेकिन परमानेंट नहीं है वो, तो इसलिए उसको खुद ही खत्म भी कर देना है। खुद ही बनाना भी है सुंदर, खुद ही खत्म भी कर देना है। इस तरह का तमाम रिचुअल्स, हमारे फेस्टिवल्स हैं। मतलब ऐसा अभी तुरंत ऐसे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन हम ठीक से देखेंगे तो शायद हमारे सभी फेस्टिवल्स में छोड़ने वाली एक रिचुअल रहेगा ही, है ना। उसमें दुख नहीं होना है छोड़ते समय, यहाँ तक कि शरीर को छोड़ते समय भी दुख नहीं होना है, है ना। है ना, ना खुद दुख होना है, ना जो गया है उसके लिए भी दुख होना है। ये तो खैर अल्टीमेट आध्यात्मिक चीज हो गई, लेकिन वहां से जुड़ती है ये बात।